महाराष्ट्र में मौजूद थे और उसकी छोटी सी झलक, एक बानगी जिसे कहती हैं, वो आपके सामने रखी थी। इसका मतलब यह है कि हम चप्पे चप्पे पर गए। न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से वो तमाम प्रश्न दिग्गज नेताओं से पूछे जो आपके मन में है। हम वहां भी पहुंचे जहां पहुंचना मुश्किल होता है, यानी वोटर्स के दिलों में उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है। अब से महज कुछ मिनटों बाद, यानी ठीक शाम 5 बजे, अभी 4:52 हो रहे हैं, ठीक शाम 5 बजे महाराष्ट्र, झारखंड सहित उपचुनाव वाली तमाम सीटों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। राउंड 2 का 35 दिन पहले चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जो चुनावी शोर शुरू हुआ था, अब वो शांत हो जाएगा। अब वोटों का शोर सुनाई देगा। लेकिन इन चुनावों में कुछ मुद्दों ने इतना शोर मचाया और उस शोर के पीछे मुद्दे की हकीकत दब गई थी। महाराष्ट्र में आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के नारे एक है सेफ है को ट्विस्ट करते हुए बीजेपी को निशाने पर ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी के बयान के केंद्र में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी कैसे पीछे हटने वाली थी। बीजेपी ने मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया। यह सियासी बयानबाजी जो शुरू हो गई है, वो आपको एक झलक दिखाती। तो लड़ाई यही है, नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है, वो है तिजोरी के अंदर। और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट, कर दी अपनी पार्टी चौपट। और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। देखिए, ये तो आप कह सकते हैं सियासी बयानबाजी है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सियासी बयानबाजी। एक सेफ दिखा रहा है, दूसरा पोपट बुला रहा है। लेकिन जिस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर राहुल गांधी और बीजेपी आमने सामने है, उसका फैक्ट चेक तो होना चाहिए ना। उसकी हकीकत तो हमें जाननी ही चाहिए। बाकी सब जो ट्विस्ट करना चाहे कर ले, लेकिन सच जानना बेहद जरूरी है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि धारावी को अडानी को बेच दिया गया है। सच क्या है? साल 1999 में पहली बार यह प्लान आया था, सरकार एनडीए की थी। राहुल गांधी का आरोप है कि धारावी को अडानी को बेच दिया गया। सच ये है। फिर साल आया 2004। 2004 में क्या हुआ आपके सामने है। शिवसेना और बीजेपी की तब सरकार थी एनडीए की, लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस के विलासराव देशमुख की सरकार ने मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए एक प्लान तैयार किया। लेकिन तब भी यह प्लान जमीन पर नहीं उतर पाया। और फिर हुआ 2018 का आगमन। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने धारावी की झुग्गियों को फ्लैट में बदलने के लिए एक टेंडर निकाला। 2019 में इस टेंडर की सबसे ज्यादा बोली लगाकर दुबई के सेक्लिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने बिड को जीत लिया। लेकिन रेलवे की जमीन ट्रांसफर में बड़ी दिक्कतें आई और इसी वजह से 2020 में उद्धव ठाकरे की सरकार ने टेंडर को रद्द कर दिया। फिर आता है 2022 में एकनाथ शिंदे की सरकार एक बार फिर से धारावी की झुग्गियों के रीडेवलपमेंट के लिए टेंडर निकाला। और ये जो टेंडर है अडानी ग्रुप ने जीता। अडानी ग्रुप ने 5069 करोड़ की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा जिसने 2025 करोड़ की बोली लगाई। और इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी की झुग्गियों में जो लोग रहते हैं 2000 से पहले, उन्हें मुफ्त में फ्लैट दिया जाएगा। अडानी ग्रुप ने 5000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाई। दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप 2000 से ज्यादा की बोली लगी। सरकार उस वक्त महायुति की थी। लेकिन जिन्होंने 2000 से 2011 के बीच में यहां रहना शुरू किया है, उनको कुछ रकम देकर फ्लैट यहां से लेना होगा। धारावी को झुग्गी मुक्त करवाने का प्लान 25 साल पुराना है। टेंडर की प्रक्रिया में किसी एक कंपनी ने ज्यादा बोली लगाई और वहां काम करने का उसे मौका मिला।
लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे के सहारे मुंबई में कांग्रेस की नैया पार लग सकती है। झारखंड से भी अलग अलग किस्म के मुद्दे उठे। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे का नारा खूब गूंजा। इन मुद्दों ने चुनावों में जो अहम मुद्दे होते हैं, जैसे किसान है, कास्ट है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी तरफ जाते हुए ये पूरा का पूरा यू टर्न लेता है और एक नया नैरेटिव सेट होता है। सभी नेता बुरी तरह से इस नैरेटिव में उलझ जाते हैं। ये जो पिच है वो तैयार की जाती है बीजेपी की तरफ से और उस पर बैटिंग करने के लिए विपक्ष की पार्टियां उतर जाती हैं। और इसीलिए आज गूंज में सबसे अहम सवाल यही है, क्या बीजेपी ने एक बार फिर से विपक्ष को अपने पिच पर ला खड़ा किया है? विपक्ष को क्या वाकई पता नहीं चला कि बीजेपी की गुगली में वो कैसे फंस रही है? क्योंकि मामला किसी और दिशा में ले जाया जा सकता था। एंटी इनकम्बेंसी कि वो धार तेज की जा सकती थी, ये हो पाया कि नहीं, इस पर आज होगी गूंज। शुरू करते हैं बहस। आज स्टूडियो में बड़े दिनों बाद आने का मौका मिला और स्टूडियो में दो खासी मेहमान यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो और लोग जुड़े उनसे भी आपका तारुफ करवा देती हूं। पहले स्टूडियो में प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सीनियर जर्नलिस्ट सतीश के सिंह साहब यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सूजी बहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, जो कि शिवसेना शिंदे गुट से ताल्लुक रखती हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उद्धव गुट से अनीश गढ़वे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट इनसे महाराष्ट्र में इस दौरान मुलाकात भी हुई है। सूजी बहन भी उसी शो में मौजूद थी गूंज के। और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवसेना के अनीश गढ़वे इसका जवाब देंगे। सर, ये रीडेवलपमेंट वाला जो प्रोजेक्ट निकला है सेफ में से, ये कहीं महाअगाड़ी को अनसेफ तो नहीं कर देगा? आप इनकी पिच पर आकर फंस तो नहीं गए हैं? नहीं रूबिका जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, डेवलपमेंट के प्लान पे या फिर डेवलपमेंट पे किसी को विरोध करना, ये हमारी नीति नहीं है। डेवलपमेंट, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट वो डेवलपमेंट सर्वसामान्य जनता की होनी चाहिए, राज्य की होनी चाहिए, न कि किसी विकासक की, न कि किसी बिल्डर की, न कि किसी उद्योग समूह की और किसी के दोस्तों की होनी चाहिए। आपने पुराना जमाना याद दिला दिया, 90 से लेके अब तक कैसा हुआ, किस किस के पास टेंडर रहा, किसका ज्यादा, डीएलएफ का, फिर अदानी ग्रुप का। देखिए, अदानी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कितनी बार शायद शिवसेना के नेता आदित्य साहब ने भी बताया रहेगा कि आप लोगों ने ये बात हर बार क्लियर की है। मैं भी कह देती हूँ इस बात को कि आप लोगों ने कहा हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप तो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, आप हमेशा उनसे बातचीत करते, पर्सनल जो है आपका रिश्ता भी है। लेकिन आपके जो साथी है वो ये कहते हैं, एक है तो सेफ है, अडानी और मोदी की फोटो होती है। वो ये कहते हैं कि अडानी काम ही कर रहे हैं, मोदी काम ही कर रहे हैं अडानी के लिए। देखिए ना, जाहिर सी बात है, पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा रहेगा कि विकास किसका हुआ है। आप अगर संपत्ति का कंपैरिजन करेंगे, 10 साल पहले अडानी जी कहाँ पे थे रैंकिंग में, वर्ल्ड के बिलियनियर्स में, और आज कहाँ पे? तो ये सब आप देख लीजिए, वो उनकी बिजनेस का रहेगा। आप लोग छोड़ दीजिए, मैं उससे आगे चलता हूँ। हम तो छोड़ दें, आपके राहुल जी नहीं छोड़ रहे हैं ना, फिर आप कहेंगे कि उनकी बात आप लोग दिखाते नहीं टीवी पर। हम तो वही दिखा रहे हैं जो वो कह रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्यारी प्यारी दोस्ती चल रही है, और ये अडानी अंबानी, ये इनकी जो दोस्ती है ना, ये जगजाहिर है। ये क्या हमने अलग से आपको बताया है या फिर हम दिखा रहे करके दुनिया को पता है? ऐसा नहीं, ये सारी दुनिया पहले से देख रही है, ठीक है। और आज कौन से नए नए बिजनेसेस सिर्फ अडानी ग्रुप को जा रहे हैं, ये भी सबको पता है। नहीं, पर एक बड़े बड़े बिजनेस आप लोग बहुत गड़बड़ कर गए, मुझे ऐसा लगता है। सतीश जी इसका जवाब दे देंगे, लेकिन प्रदीप भंडारी, ये एक है सेफ है, जातियों पर निकला था, पर ये तो सेफ आ गई तिजोरी वाली पूरा। ये आप लोगों ने जानबूझकर इस तरीके की पिच तैयार की है। देखिए, क्योंकि जातियों का तोड़ जो है, आप एक है सेफ से निकाल पा रहे थे, जाति इनका बड़ा मजबूत वाला चल रहा था। सतीश जी, आप भी इस बात को मानेंगे, बढ़िया चल रहा था, और आप लोगों ने इनको ले आया अलग उस पिच पर। वैसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जड़ी फोटो दिखा रहे हैं, तो ये जरा आप देख लीजिए। दो फ्रेम सर। हाँ। मैं चाहता हूँ मेरे शिवसेना उद्धव ठाकरे के मित्र जो के प्रवक्ता है, जरा वो एक बार जाके शरद पवार जी को फोन पे बात कर ले और अशोक गहलोत जी से फोन पे बात कर ले। तो ये दूध के दूल्हे कोई है नहीं, ये इनकी सच्चाई है।
इनके समय में सब प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और देना भी चाहिए, जिसको प्रोजेक्ट मिलता है उसकी बात है ही नहीं। पर बड़ी बात आपने तिजोरी की करी। देखिए, इन लोग को तिजोरी से बड़ा प्यार है, क्योंकि ये दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है जमानत पे बाहर है। राहुल गांधी जमानत पे बाहर है और गांधी परिवार जो है नेशनल हेराल्ड में जमानत पे बाहर है। और तिजोरी से इनको इतना प्यार है कि जीप घोटाला, मुंद्रा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सबमरीन घोटाला, हर्षद मेहता स्टॉक घोटाला, सुखराम घोटाला, केतन पारेख घोटाला, ताज कॉरिडोर घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाला, मतलब इतने घोटाले इन्होंने किए हैं कि ये तिजोरी जो है इनके पास से जाती नहीं। अब इनको चिढ़ इस बात की है कि जो घोटाले करके तिजोरी में पैसा रखते थे ये, अब वो मोदी जी की सरकार में नहीं कर पा रहे। अरे पर सेफ तो वो दिखा रहे हैं ना, वो अनुराग सेफ में है ना, वो उस वाले सेफ में घोटाले गिना रहे हैं जी। घपला आप लोगों ने किया है और सेफ दिखा रहे हैं इनका। देखिए, सवाल वो उनकी आत्मा अच्छी तरह जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन किन भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगाए थे, बाद में उनको पाक साफ कर दिया, जिनको अभी इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं उतनी लंबा नहीं जाना चाहता, बस इतना बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारों का खूब मचाया था शोर, लेकिन जनता के मुद्दों के सामने इनकी एक नहीं चली। ये भागे भागे घूमते रहे, जनता अपने मुद्दों पे टिकी रही कि आप बताइए कि जो समाज के असली मुद्दे हैं वो नारों से नहीं चलेंगे। अनुराग जी, आप तो हमारे वर्कर्स को मारने की बात कर रहे हैं। खड़गे जी ने तो कहा जो भाजपा आरएसएस का विचार में विश्वास रखता है वो जहरीला सांप है, उसको मार डालो। क्या आप इस नारे में विश्वास रखते हैं? डबल इंजन की सरकार चला रहे थे तो आप ये अनुराग बताइए जी, कि क्या आपने इस क्या नारे में दिया? विश्वास अभी रखते तो हैं आप? इंजन टकराते थे, हम आपके आप तो नारे राजनीतिक भी टकरा प्रतिद्वंदी रहे होते हैं अनुराग जी, थे, पर क्या आप हमें मार डालेंगे? नारे भी टकराए हैं। क्या आप हमें पहले मार आप डालेंगे आपस अनुराग में जी? टकराना इस बंद संविधान के कीजिए, हिसाब तभी से तो आप हमें जनता आर्टिकल का भला कर पाएंगे। इसमें जनता जीने का तो अपने अधिकार है। मुद्दों पे आज भी खड़गे जी कायम तो हमें है। जीने का अधिकार ही जनता नहीं दे रहे भी रुबिका इंतजार जी। कर रही क्या वो कह रहे हैं महंगाई उनकी पे सरकार चर्चा क्यों बनेगी नहीं तो जो करते, भाजपा बेरोजगारी आरएसएस पे यही बात तो क्यों मुश्किल नहीं हो करते, रही है। महिला यही तो समस्या पे मुश्किल बात हो रही क्यों है। नहीं करते, सर, यही तो आप मुश्किल हो किसानों रही पे बात क्यों नहीं करते? अरे सर, सब पर बात करेंगे, अब वहीं से तो आ रहे हैं, क्यों नहीं सारे मुद्दे करते? उठेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। सतीश के सिंह साहब, मैं बोल लूं, मेरे बीच में देखो बोल रहे हैं, हाँ, ठीक नहीं ये गलत नहीं, किया मेरे आपने, बीच प्रदीप में जी बोला। बीच में रुबिका नहीं जी मुझे बोले। मौका दी, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं मैं बोले। किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, बीजेपी ऐसा का बोलते जवाब हैं, नहीं हाँ, था, नहीं बीच बोला, में वही किसी के बोलते बीच में नहीं जो बोला। 30 लाजवाब होते सेकंड में हैं। जवाब दे दीजिए। तो मुझे बोलने दीजिए, हाँ। तो मुझे बोलने दीजिए, तो मुझे कम से कम 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं 30 कि सेकंड भारतीय दे रही जनता हूँ पार्टी नारों के सहारे चुनाव लड़ रही थी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी नारों के सहारे चुनाव लड़ रही थी, जनता के वादों के सहारे नहीं। जो जनता से वादे किए थे उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही थी, सोच रही थी नए नए नारे फैक्ट्री से रोज निकालते थे और रोज एक गढ़ देते थे, कहीं बटोगे तो कटोगे, कभी एक हैं तो सेफ हैं। जनता ने इनको अनसेफ कर दिया। अब ये अनसेफ हैं, ये परेशान है, घूम रहे हैं चारों तरफ अपनी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया उखाड़े, कुछ भ्रष्टाचार पे बात करें। अरे भ्रष्टाचार पे बात करने का मुंह कहां है आप पे? नहीं, आप महाराष्ट्र भ्रष्टाचार पे बात करोगे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिनको चक्की पीसिंग की बात करते थे उसको मंत्री बनाएंगे तक हो गए, और जिन पे आप दाऊद के ग्रोह की बात करते थे कि दाऊद के साथ है, नवाब मलिक की बात करते थे, नवाब मलिक आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इसके मतलब आप झूठ बोल रहे थे। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड ओवर। अब अनुराग भदौरिया, इसके मतलब आप विपक्ष के नेताओं पे झूठा आरोप लगाते हो, तभी आप बाद में उसके पे कुछ नहीं बस बोलते। 30 सेकंड भाई मैंने दिए ना आपको, आपने 20 सेकंड मांगे, मैंने 30 सेकंड दिए। अब मुझे ठीक। 3 शब्दों में जवाब दे दीजिए। ठीक। आपने कहा कि मुद्दे जो है ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई तो ये फहाद अहमद कौन है सर? हु इज ही? नहीं, मुद्दे क्या हो गए? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कौन है वो? मैं समझा नहीं, सवाल तो पूछिए। पूछा ना, सवाल फहाद तो अहमद पूछिए ना, कौन आप सवाल क्या है? कौन है फहाद अहमद कौन है? ये सवाल मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ सवाल क्या है? आप अरे सवाल पूछिए यही है ना कि राष्ट्र की फहाद बात हो अहमद रही है, कौन आप है? पूछिए सवाल क्या है? मैं आपको क्या? बता आपसे दूं सवाल कौन पूछ रहा हूँ, सवाल क्या है? वो आपकी सवाल पार्टी से पूछिए। लड़ रहे, हाँ। वो नहीं, सवाल पूछिए क्या है? आपके महाअघाड़ी से अरे लड़ रहे एक सवाल- कैंडिडेट है, ठीक है? अगर आपके पास विकास, भ्रष्टाचार, सवाल- बेरोजगारी और महंगाई ये सब मुद्दा था तो आपको किसी के दर पर जाकर वोट जिहाद वाले नैरेटिव को आगे क्यों बढ़ाना था? आपके कैंडिडेट को क्या जरूरत थी जाने की? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वोट जिहाद पे हम वोट जिहाद की जो भी बात करते हैं, हमने पहले ही बोला था। जब किसी ने बोला था तब भी कहा था कि समाजवादी नारा नहीं है।
अगर कोई अपना व्यक्तिगत बोल रहा है तो उसकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन भारतीय पर जनता ये पार्टी बताए मौलाना जो सज्जाद नुमानी से जाके इनका कैंडिडेट ऑफिशियली एनसीपी का कैसे मिल सकता है? 24 घंटे पोलिंग में जो कह रहे हैं कि जो भाजपा आरएसएस को सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ उसको सोशली बॉयकॉट करो, ये क्या मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये तो मुद्दों की बात कर ही नहीं रहे रूबिका ये जी। मुद्दा तो आप ही लेकर आए ना, बटोगे तो कटोगे। नहीं तो ये क्या इसी का है? जवाब देने की ये कोशिश क्या हो है? रही ये है। मौलाना सज्जाद नुमानी का ऑफिशियल, ये अपने फहाद अहमद जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, पहले समाजवादी पार्टी में थे, समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से जमानत जब्त होगी तो एनसीपी से 1000 वोट लेने के लिए शरद पवार जी की पार्टी में आ गए। सवाल ये है कि क्यों इनसे मिल रहे हैं ये इन्होंने तो बयान दिया है, मौलाना सज्जाद नुमानी तालिबानी सपोर्टर है। आपसे व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र के मुद्दों पे बात हो रही है, व्यक्ति विशेष पे बात कर रहे हो। व्यक्ति विशेष में तो आपका जवाब, ये मसला जो अब उठने लगा है, क्या यहीं पर आकर पूरा खेल खत्म हो जाता है? चाहे आप सेब दिखा दीजिए, अडानी दिखा दीजिए, धारावी दिखा दीजिए, किसान दिखा दीजिए, कपास दिखा दीजिए, सोयाबीन दिखा दीजिए, मामला आ जाएगा आखिरकार विचारधारा, हिंदू एक, मुसलमान दूसरी तरफ एक। ये विचारधारा की तो कोई धारा ही नहीं है, हाँ। इस सबको सबने समंदर में फेंक दिया है और बटोगे कटोगे बेहद खतरनाक नारा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को एडवांटेज नहीं हो सकता, आप ये बात को समझिए, लेकिन अब तो खुलेआम आपका कोई मतलब आपको हैसियत। धिक्कार है जब आप कहते हैं कि वो दूसरा वाला वोट जिहाद की बात करता है। अब यही चलेगा। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से इतना दिन के बाद कल जाके कुछ किया है, आज किया है शायद, इतना दिन तक चुप रहा, तो अब तो खुला खेल फरूकाबादी है। आगे इसी तरह बटोगे कटोगे, सेफ है अनसेफ है, मारो फाड़ो, इसी सब का चुनाव हो गया, इन लोगों ने किया है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि इनको वोट नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा। सुना रहे, वो क्या सुना रहे? आप क्या इसका सहमत करते हैं सर? क्या? ये जो मैं पॉलिटिकल पार्टी मैं का just नहीं कोई हूं। सहमत नहीं, इनका स्टेटमेंट को आप support है। बताइए, मैं तो खंडन कर रहा हूं पूरी तरीके से। आप तो करेंगे ही। तो ये बोल रहे हैं वोट जिहाद के हमारे सिपाही उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी है और शरद पवार हैं, क्या आप इसका समर्थन करते मैं हैं? इसका समर्थन इसका भी नहीं करता हाँ। हूं, लेकिन आपका तो धिक्कार है। अरे आप वो आप मुझसे सत्ता धिक्कार में रह रखिए। के बोलते हैं। अरे अभी हम आपको आपसे पूछ रहे हैं। धिक्कार है। ये सही है क्या सर? मैं कह रहा हूं ये गलत है। तो फिर ये वोट जिहाद के नहीं, खिलाफ तो होना आप- चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं उसके खिलाफ बटोगे बोल रहे हैं। कटोगे तो आपने उसके आगे गलत भी किया तो- उसके आगे गलत क्या? किया उसके आगे कॉमन क्या? गलत किया। बटोगे कटोगे आगे क्या बोला था? क्या बोला था? एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो क्या कौन गलती एक है? रहेगा तो नेक आप रहेगा? उसको क्यों नहीं देख अरे रहे? ऐसे ही बोलो, जलेबी मत पुड़ाओ। नहीं, जलेबी राहुल गांधी, सतीश जी, जलेबी राहुल गांधी जी करते हैं। उसके देखिए, आगे आप राहुल गांधी के बारे में सुन कॉमा है, एक रहेंगे तो safe अरे रहेंगे। सुनिए ना, एक रहेंगे बीच तो में नेक बोलने रहेंगे। का भाजपा वालों को बीमारी हम लोग नहीं, नहीं आपने दबते मेरे को- उससे। सुनिए, हाँ। राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, मैं इन्हीं की तस्वीर, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, इन्हीं की तस्वीर लेके मैं दिखा देता हूँ। इस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? ये पवार साहब इस देश में अडानी के एकमात्र खुलेआम समर्थक जो है नेता है, जो कि विपक्ष में। मैं इनके पक्ष में, अब वो अशोक गहलोत उनकी वो बात आप उनका नहीं, उनकी भी तो उनको देखा अरे दीजिए। आपके सब हमको मालूम है ना, आपका मालूम है आपके बारे में। आप हमको कोई दूसरी पार्टी में रहते ना, तब हम बात करते। मेरी दिक्कत है, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने ये सवाल, धारावी का सवाल, सेफ होने वाला का जो आज उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, अब तक कहां थे? आज चुनाव के अंतिम दिन कहां हैं? क्या बोल रहे हैं वो? पहले क्यों नहीं बोले? ये बोलना चाहिए सर था। वायनाड तो- में बिजी थे ना? तो वायनाड में बिजी थे, इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि थे कहां? पवार पर स्पष्टीकरण अडानी का क्यों नहीं देते? कैसे उनके लोग जो है दिल्ली की, मुंबई के एक बहुत बड़ी पार्टी में 17 कांग्रेसी नेता चले गए। वहां मैं ये मुद्दा बात यह है कि आपने मुझे बुलाया है, हाँ। तो मैं कोई साइड लेने के लिए नहीं बुलाया हूं। अरे साइड लेकिन मैं बोल रहा पर हूं, आपका खून खोलता है खून किसी खोलता एक है नारे दोनों पर। से, ना इनसे भी खुलता है, उनसे भी खुलता नहीं, मैं है। कह रही हूँ ये आपका एक तो होता है कि एकदम वॉल्केनो की तरह फट जाना। हाँ हट ही सतीश रहे जी, हैं हम। ठीक है, हट रहे हैं भाई। वो एक है तो सेफ है, पर आप वॉल्केनो की लेकिन तरह मेरा फट एक पड़ लाइन गए। सुन नहीं, लीजिए, सुनिए, मुझे मत बोलने मैंने बीच दीजिएगा, में नहीं मुझे बोली। मतलब मैं बीच मैं में एक नहीं लाइन बोलने बोली, दीजिए। मैं बीच में नहीं बोली थी। आप Sorry, पहले आप मेरा बोलिए सवाल मैडम, आप ही का है। आपने कहा एक है तो सेफ है, ये मतलब धिक्कार है आप पर, ऐसे करके अब धिक्कार धिक्कार है है। आपके ऊपर, धिक्कार है, एकदम धिक्कार है। ठीक है, ऐसे देश नहीं चलेगा। अब यही धिक्कार आप सज्जाद नौमानी पर भेजिए, जो बिल्कुल कह रहा हूं उनके साथ भी। अरे उनके बारे में भी यही बोल रहा हूँ। ऐसे राजनीति होगी देश में, ऐसे राजनीति होगी। नहीं तो आप ऐसे ही कहिए कौन ना, शुरू धिक्कार करता है है, इसे? धिक्कार है। शुरू कौन करता है? ये क्या बात हुई? दोनों शुरू कौन गलत करता है, है? दोनों गलत आप है। दोनों क्यों? अरे बोलिए, आप में औकात है तो बोलिए कि दोनों गलत है। मेरे में तो पूरी औकात है तो भाई, बोलिए बोलने कि की। गलत है। एक है तो सेफ है में कुछ भी गलत नहीं है। एक है तो सेफ में कैसे कोई गलत हो सकता है? आप और मैं एक है तो सेफ रहेंगे, इसमें गड़बड़ क्या है बताइए मुझे? अच्छी बात है। नहीं, अगर ये बताइए, देश एक है तो के सेफ। पूरे अरे भाई, हिंदू, मुसलमान समाज के एक लिए है बोले तो सेफ सब ठीक है।
मैं रूबिका जी, एक है तो सेफ है। सतीश, ठीक है, बिल्कुल। रूबिका जी, बिल्कुल आपकी समझ अच्छी है। नहीं तो क्या, अच्छा मुझे ये बताइए, अब तक जो कहते रहे क्या है वो मेरा- यूनिटी वाला जो प्रोवर्ब क्या- है, क्या? यूनिटी को लेकर सबने यही कहा, पूरी कहानी आती थी कि एक लकड़ी तोड़ दो, बंडल होगा तो तोड़ ना पाएगा। तो ये अब कहते एक है हैं तो सेफ है, विविधता में कैसे एकता लगा तो कहते हैं, सिर्फ वसुधैव इसलिए कुटुंबकम क्योंकि कहते वो हैं। बीजेपी की तरफ से आया है, रूबिका जी, इसलिए क्योंकि वो मोदी ने कहा है, तो एक है अरे सेफ है, मोदी खतरनाक का हो गया। मतलब नहीं है, रूबिका ये जी, देश 5 के लिए सेकंड में ठीक नहीं है। सतीश जी बहुत रिस्पेक्टेड पत्रकार है। सतीश जी, हमारा संविधान है, हाँ जी, इसमें कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब भारत के लोग We हैं। the people of सुनिए, तो India। वी अब अरे वी मतलब we- यूनिटी है। मेरी बात आपको सतीश जी, we सम- आपको सतीश जी, आप मेरे सुनिए, आप सुनिए। सीनियर है, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता। नहीं, मेरे 10 भंडारी सेकंड, जी, मैं 10 सेकंड मेरी मैं बात एक लाइन नहीं, रुकिए। एक लाइन बहुत के 2 लाइन। बड़े भाई, जिस दिन भाजपा वी कहना सीख जाएगी, अरे एक रहेंगे पूरा तो भारत सेफ रहेंगे, भाजपा की एक हो में क्या जाएगी। होता है? एक मतलब वी नहीं होता। अच्छा। और आप मुझे बताइए, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, हम अगर नहीं हैं आप एक- भैया। सुनिए, नहीं, अब आप लोग रहने politics- का सुनिए नहीं। मेरी बात, आपने उस नारे को आधा क्यों लिया? बटेंगे तो कटेंगे, आगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि जनता- आप पक्षपात के रूप में आधा नारा पढ़ रहे हैं। ज्यादा- आप एक रात के रहेंगे नेक रहे क्यों नहीं बोल रहे? अरे- पूरा नारा क्या था सर? आप पूरा नारा यही था ना मैं- सर? मैं- एक ट्रम्प सेकंड से ग्रसित रुक है। जाइए, आप ट्रम्प दोनों वाले लोग। हैं, ट्रम्प। अरे, बताइए, ट्रम्प ट्रम्प का आ गया। बात अच्छा, उसी हर्षवर्धन mindset जी, के हैं। हर्षवर्धन जी, आप भी पत्रकार हैं। सतीश केसिंग कह रहे हैं कि ये बहुत बदमाश लोग हैं, ये बहुत चालाक लोग हैं। अरे नहीं किया है, पर खतरनाक है ये ना। अरे ठीक है, बदमाश से ज्यादा खतरनाक होता है, समझो आप। मैं तो और कमतर करके बता रही हूँ, ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। एक है तो सेफ है जो है वो सिर्फ एक धर्म के लिए कहा गया। अरे रुकिए ना, आप ही की तो बात कह रही हूँ। और बाकियों के लिए कहा गया है कि ये अलग रहेंगे, तब जाकर हम लोग बेहतर रह पाएंगे। हर्षवर्धन 80-20 का नारा किसने दिया? हाँ, सही है, रुकिए। रूबिका जी, बोलूं मैं? हाँ। जरूर। देखिए, होता क्या है कि जब टीवी डिबेट में हमको अपना वाला पक्ष थोड़ा मजबूती से रखना होता है तो हम क्या कहते हैं कि शुरू किसने किया। तो सतीश जी तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमसे बहुत वरिष्ठ हैं। इस देश में बड़ी आसानी से मुसलमान का एक वोट बैंक होता था, उसी को एकजुट करने पे कभी हमने नहीं सुना कि सतीश जी ने कहा हो कि वो बड़ा खतरनाक सांप्रदायिक नारा है। हम एकदम अरे सीधे नहीं सीधे- बोला है तो अभी बोल देता हूँ, बीच बेहद में न खतरनाक बोलिए वो ना, भी है। बीच में ना बोलिए सर, सुनिए तो सर, बीच में ना बोलिए। नहीं तो गलत बोलिएगा आपकी तो बात बोलना के वक्त पड़ेगा। हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना, तो बीच में मत बोलिए। तो यही चेहरा है। पत्रकारों ने भी बड़ी बेईमानी की, ईमानदारी नहीं की। आप अगर बटेंगे तो कटेंगे को खतरनाक नारा बता रहे बता ही रहे। हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ ना कि इस देश में जब से भारत स्वतंत्र हुआ है खतरनाक राजनीति हो रही थी। ये हो रही थी ना, वरना मुसलमान एक वोट हो और उसके बाद हिंदुओं में जातियां बांटो। अभी राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक पत्रकार को उन्होंने जाति जाति पूछकर पिटवा दिया। हमने किसी पत्रकार को नहीं सुना कि वो कहे कि अरे बड़ा खतरनाक काम राहुल गांधी। तब क्या कह रहे थे ऐसे पत्रकार लोग? ढेर सारे कह रहे थे कि देखिए राहुल गांधी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो तो एम्पावरमेंट कर रहे हैं जाति जाति पूछ के। और बटेगे तो कटेगे का नारा, रूपका जी आपको याद होगा, कब आया था? बांग्लादेश के संदर्भ में आया था। उस संदर्भ में आया था, जिसको याद नहीं हो मैं उसको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट याद दिलाऊं। फिर उसके बाद आता है कि अच्छा ये हिंदू मुसलमान है, तो उस तरह से भी बात कर लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एंटी मुस्लिम कुछ किया? नहीं किया ना। लेकिन क्या सज्जाद नोमानी जैसे लोग जो बोल रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई हमारा हीरो राहुल गांधी है, ये वक्फ के लिए जो रैलियां हो रही, सभाएं हो रही, उसमें तकरीर की जा रही, तो अपने वोट बैंक को अपने साथ लाने की, कंसोलिडेट करने की कोशिश हर कोई करता है। अभी एक उदाहरण, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चलिए प्रत्याशियों के नाम गिना दीजिए, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मीरापुर, सारी जितनी है, सीसामऊ, सबका नाम बताइए ना एक बार, तो समझ में आ जाएगा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, क्या मसला होता है। क्योंकि अनुराग जी भी हैं मंच पे। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूं हर्षवर्धन कि जी, इसको अगर नारे के अच्छा, तौर पर खतरनाक कहेंगे। नहीं मैं दूसरे तरफ से ये सवाल पूछती हूँ। मैं तो जमीन पे थी और ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों ने मुझसे पूछा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से एक है तो सेफ है पे कैसे पहुंच गए? क्यों ये नौबत आन पड़ी कि सबका साथ, सबका विकास 2024 के चुनावों के बाद एक है तो सेफ पर आ जाता है? मैं दोनों से जवाब चाहूंगी। 20 सेकंड में हर्षवर्धन जी आप, और 20 सेकंड में प्रदीप भंडारी। सूजी बहन इज आल्सो वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। देखिए, एक लाइन में सिर्फ मैं कहूं रूबिका जी, बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, भारतीय जनता पार्टी ने
मुस्लिमों को भी अपने साथ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा नहीं कि उनको लाभ नहीं हुआ, कई जगहों पर उनको मुसलमानों के मत मिले, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब तक आपको बहुतायत मत नहीं मिलते हैं, 8-9% मुसलमानों के मत पाकर आप नहीं कुछ हासिल कर सकते। और 2024 के चुनाव में हिंदू जातियों में बटा, उसका लाभ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को भारतीय हर्षवर्धन जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जातियों का आंसर था, ना कि मुसलमानों के एक मुश्त होकर और हिंदुओं को एक तरफ करने का आंसर था। हाँ प्रदीप जी। रूबिका जी, जब राहुल गांधी हमारे भारतीय समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को बांटने की बात करते हैं। जब ये सिर्फ कास्ट सेंसस एक समाज के अंदर बात करते हैं, एक धर्म में बात करते हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को राहुल गांधी जो वापस इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम रोके। एग्जाम्पल दूंगा, ये प्रियंका वाड्रा जो 25 ट्वीट गाजा के ऊपर करती हैं, एक बार जब हिंदू माइनॉरिटी में उत्पीड़ित होता है, एक शब्द नहीं बोलती। तो जब हमारा प्रमुख विपक्षी दल इस तरीके की साजिश रख रहा है, तो हम तो सरदार पटेल के नारे के हिसाब से आगे जाएंगे, एक है तो सेफ है। नहीं तो आप अगर मेजॉरिटी के लिए एक के बाद एक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, तो उनको पता है उनका वोट बैंक माइनॉरिटी है। हमारा वोट बैंक भारतीय है, हमारे किसी भी वेलफेयर स्कीम में कोई भी हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं होता। भाई अरे वो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाइए। आप हिंदुओं को खुश कीजिए, वो मुसलमानों को खुश करेंगे। रूबिका जी, इट्स ऑलवेज लवली टू बी ऑन योर शो, लेकिन अभी अगली बार मुझे स्टूडियो में आना पड़ेगा, तो ही मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मौका ही नहीं मिला, बट बी एज इट में। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने शुरुआत की अडानी के बारे में और धारावी के बारे में। धारावी को इतने साल से गायकवाड़ परिवार वहां स्थायी है, राइट? लेकिन आप जाके देखें धारावी की क्या समस्या है। यू सी, टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो देखने को चाहते हैं कि एशियाज बिगेस्ट स्लम। क्या स्लम दिखाने के लिए हम मुंबई नगरी है? मैं दो तीन चीज अहम मुद्दे कहना चाहूंगी। अदानी का टेंडर और उसकी टर्म्स किसने पारित की? उद्धव ठाकरे की सरकार ने। किसने तय किया कि भाई कितनी जगह किसको मिलेगी, कितना स्क्वायर फीट मिलेगा? उद्धव ठाकरे ने। जब हमारी सरकार आई, महायुति सरकार आई, तब हमने वही टेंडर कंडीशंस के साथ टेंडर निकाला। कहा जाता है प्रीमियम नहीं लिया। अरे भैया, सबसे ज्यादा प्रीमियम अदानी ने दिया, अदानी कॉन्ग्लोमरेट ने दिया। दूसरी बात, जगह दे दी, मुंबई दे दी, लैंड दे दी। अरे मेरे भाई, इट इज एन एचपीवी बिटवीन अदानी एंड धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। और सारी जमीन धारावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, क्योंकि सरकार ने यह तय किया कि धारावी इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट। क्योंकि उसको आप भाव समझिए, मैं वो ये क्या बैठ के यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारा किसी से पर्सनल दुश्मनी। वो ये कह रहे हैं अडानी बिकेम अ हीरो ओनली ड्यूरिंग दिस टाइम, मोदी के आने के बाद। वो आरोप लगा रहे हैं कि सारी की सारी जो चीजें हैं जो उनको फायदा पहुंचाती है, वो उनके पास चली जाती है। लेकिन मोदी जी आने के बड़ा शानदार कोइंसिडेंट है। नहीं, एक मिनट, मोदी जी आने के बाद ही देश चल पड़ा। एफटीआई सबसे ज्यादा कब आई? और एक बात हम झुटला नहीं सकते, लक्ष्मी को खींचती है। ध्यान रखिए, आज मुझे जब बिजनेस करना हो, लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा है। ओके सुजी बहन, बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, मैंने सुना, आपकी पूरी बात सुनी ना। सुजी बहन, आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा, ठीक है? बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, अरे ठीक है ना, सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो भी रहता है इस बात पर यकीन करता है। लेकिन यहाँ इस माने की क्या मतलब? लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा का क्या मतलब? नहीं, क्योंकि इसीलिए कि जब आप देश आगे बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्रियल फैमिली देश की गति को मिला के चलेगा, वो आगे बढ़ेगा। अभी आपको टेंडर करना हो, ऑलराइट, नहीं कर पाए अनुराग जी। भाई आप लोगों ने भी आपके टाइम पर, अनुराग जी आपके टाइम पर, एक सेकंड सुजी बहन ना, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। अनुराग भदौरिया जब अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने भी, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सच है, फ्लाईओवर्स बनी, वहाँ भी शानदार जो है एक्सप्रेसवे बने थे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि उद्योगपतियों का अगर साथ ना हो या वो तरीके से काम ना करे तो डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए, एक चीज तो आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बोली और बधाई के पात्र भी हैं कि पत्रकार ने बड़ी बेईमानी की। हर्षवर्धन जी, बीजेपी का चश्मा पहन के बैठते हैं जो पत्रकार, वो वाकई बेईमानी कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि उनको बीजेपी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है।
वो बात करते हैं, बात कर रहे थे जाति के कि जाति भी, अरे जाति के वोट पे आप त्रिपाठी हटा दीजिए नाम के आगे। क्यों आप त्रिपाठी लगाते हैं बता दीजिए, मैं क्यों भदौरिया लगाता हूं? हटा दें सब लोग, भंडारी भी हटा दें नाम के आगे से। आप कितनी माने बेतुकी बातें कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इतना गिर जाओगे चश्मा लगाने के बाद? आप बात करते ना, हमने नारा दिया है ना पीडीए का, हमने बाटो कट्टो का नारा दिया, एक है सिर्फ, किसको एक रखना चाहते हैं? किसको? यहाँ इस हिंदुस्तान में कौन एक नहीं है? हम सब भारत के, अभी तो संविधान की बात पढ़ रहे थे, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तो हमेशा से एक हैं। अंग्रेजों ने हमें बांटने काटने की बात की थी, अंग्रेजों ने हमें डिवाइड रूल करना सिखाया था, तो हम उससे अशफाकुल्लाह जैसे लोग इस देश में पैदा हुए, इस देश में शहीद भगत सिंह जैसे लोग यहां पे पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग पैदा हुए, देश को आजाद कराया, तब ये बात हुआ करती थी। आज कौन है यहां पे भाई? कौन अंग्रेजों का शासन कर रहा है जो इस तरह का नारा दिया जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अंग्रेजों ने हमारे पर इतना अत्याचार किया, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आप 1941 याद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए ठीक नहीं है, सब लोग इतना बोलते हैं, आप टोकते नहीं हैं। हर्षवर्धन जी लंबा बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, वो बेतुकी का चश्मा लगा के बीजेपी का बोलते हैं और आप सुनते हो। अगर हम पार्टी के नाते अच्छी बात करें तो आप करो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अटैक नहीं करेंगे अनुराग जी, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने आप सबको बुलाया नहीं, ये पर्सनल अटैक। उन्होंने बोला पत्रकारों, हर्षवर्धन जी को मैंने बुलाया है, पत्रकारों की बात की ना, तो पत्रकारों की बात मेरी है। पत्रकारों अगर आपको कोई कुछ बोलेगा, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कहे मेरे रिक्वेस्ट पर आप लोग सब आते हैं, तो मैं आपको भी यहाँ पर शर्मसार नहीं होने दूंगी और ना ही हर्षवर्धन जी को बेईमान बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं अरे नहीं, आप जो उनके ऊपर नहीं बोला, मैं कह रही हूँ जनरलाइज करने का मैं फिर भी आपको अधिकार देती हूँ, लेकिन पर्सनल अटैक का मैं आपको अधिकार नहीं दूंगी, कतई नहीं दूंगी। अब उनको जवाब देने दीजिए, पर्सनल अटैक कर ही नहीं रहा हूं मैं, कह रहा हूं उनको जवाब देने दीजिए। हर्षवर्धन बात कह लूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे आपकी बात पूरी होने के लिए सन 1947 से शुरू करना पड़ता है, फिर 2024 में आना पड़ता है। 20 सेकंड में हो जाएगी। अरे अनिल, हाँ ठीक है, बोलिए। का मेरा नारा क्या था? पीडीए। क्यों हमने पीडीए का नारा दिया? हाँ। क्योंकि हमने समाज को एक करने की बात की है, तोड़ने की बात नहीं की है, जोड़ने की बात की है। समाज में जो दलित समाज पीछे छूट गया है, जो यहाँ पिछड़े, जो समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करके एक बनाना है और एक करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की ठीक है ओके। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। मैं इस सवाल पर वापस आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया, आप रुक जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म अगर बेईमान पत्रकारों ने पाला पोसा नहीं होता ना, तो आज अनुराग भदौरिया जैसे लोग ऐसी बात नहीं। और ये सच नहीं है क्या कि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे? और मेरे अंदर तो साहस है, लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं बोल पाएंगे कि पीडीए कर रहे हैं। क्यों मुसलमानों को ही क्यों टिकट दिया? अनुराग जी रुक जाइए ना प्लीज, इतनी तीखी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी वेट कर रहे थे। आई विल नॉट अलाउ दिस। हर्षवर्धन जी अपनी बात रखे, फिर आप बोल दीजिएगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। हर्षवर्धन जी प्लीज बात खत्म कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र। मैं तो कह रहा हूं ना कि सब पूरा देश एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है। और अगर सब एक है तो आपको क्यों इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी ही चाहिए? वो भी किसी बाहुबली के, किसी उसके घर का ही चाहिए? क्यों चाहिए? और जब जो लार्जर डिबेट जो हो रही थी, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हो रही थी, तो ये तो महारत हासिल है ना। उद्धव ठाकरे की सरकार जब आई थी तब भी 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी रिव्यू के नाम पर। तो भैया, अगर विकास आप नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और धारावी जो लोग वहां जानते हैं, 2 लोग तो मुंबई से जुड़े, आप घूम के आ रहे, मैं 4 साल वहीं मुंबई रहा हूं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी है वहां की। और अगर कि ये रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोई और करता, अगर एक कंपनी को दिया गया सारे पैरामीटर पर, और जो अभी उन्होंने बताया सुजीवेल ने, इसी पर एक सर्वे यहाँ पे लाइव कर देती हूँ सर, ये लाइव कर देती हूँ, ठीक है? लाइव एक वोटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है? अनुराग भदौरिया, कोई और सवाल नहीं। प्रॉब्लम ये होती है, आपने स्कूल में देखा है, फर्स्ट पीरियड में मैथ्स की टीचर आती है, एक सवाल पूछती है, अनुराग भदौरिया पिछले पीरियड में हिंदी का जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देते हैं मैथ्स के पीरियड में। अरे 10 सेकंड, आपका सवाल ही नहीं है। आप मेरा सवाल यह है, धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं? हाँ कि ना? अरे आपको धारावी अभी क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बात रीडेवलपमेंट की नहीं हो रही है, चुनाव के वक्त रीडेवलपमेंट याद आ गया? अरे राहुल गांधी को आया है भाई। बात हो रही है यहाँ पे विकास की। रीडेवलपमेंट विकास होता है। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए।
नहीं, मेरी बात मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने क्या बोला, क्या मुद्दे थे? अभी हर्षवर्धन जी क्या कह रहे थे? हर्षवर्धन जी कह रहे थे, सुनिए एक मिनट सुनिए। हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि परिवार के लोगों को टिकट दी। हर्षवर्धन जी की हैसियत है कि बोलने की कि बीजेपी ने 4 परिवारवादी टिकट दिए 9 में से? हैसियत नहीं है इनकी। आप उसी करने ये आते कि हम आते हैं। प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। प्रदीप भंडारी, बीजेपी ने दिए जो परिवारवादी से आते हैं। आपके यहाँ पर खानदान चल जाता है, बाकियों का चले तो आपको दिक्कत हो जाती है। ओके, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। सवाल उठाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं उठाएंगे कि परिवारवादी को पीड़ा मुझे इस बात की है, बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी ने अरे जो दलितों का, ओबीसी का अनुराग भदौरिया, प्लीज, मोस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन बाय यू सर, आई विल नॉट अलाउ दिस। अनुराग जी, नहीं, अनुराग जी भदौरिया ऐसे नहीं सुनिए। किया। अनुराग जी, मुझे पता है आप वो एक शायरी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा जो आप लिख के आए। इन्होंने आदिवासियों का, दलितों का और ओबीसी का हक छीना। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 50% आबादी सिर्फ मुसलमानों की तो नहीं है? अनुराग भदौरिया की पार्टी ने 9 में से 4 टिकट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को इसीलिए दिए क्योंकि ये दलितों का हक छीनना चाहते हैं, ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं और हिंदू सबका हक छीनना चाहते हैं। इसलिए 50% टिकट इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को दिया। तुष्टिकरण करते हैं। अब इनकी मैं पोल खोलना चाहता हूँ। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनके देश के अंदर सब इज्जत करते हैं, ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठे हैं। तो क्या इससे माना जाए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी क्रोनी कैपिटलिस्ट को फॉलो करते थे और समाजवादी पार्टी नहीं, परंतु जो है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी थी? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, आप इतनी बात करते हैं, इसमें तो बोलिए। एक हाथ से वोट बैंक वोट जिहाद करेंगे नोमानी के साथ, दूसरे हाथ से बैकडोर से इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा जी। राइट सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मुद्दों की कहाँ कमी है? आपके साथ हो तो बढ़िया, आपके साथ ना हो तो खराब, और वोटर को यही तय करना है कि कौन सही और कौन गलत।